अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग के यूनिट नंबर 7 जो कि हमारे साथ मेंटल हेल्थ नर्सिंग एंड थेराप्यूटिक इंटरवेंशन है, इसके आज हम पार्ट 4 जो कि हमारे साथ सब्सटेंस अब्यूज़ है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों को टाइम पर मिल सके। तो डियर स्टूडेंट, सब्सटेंस अब्यूज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक टर्म समझाना चाहता हूं जिसको हम सब्सटेंस यूज़ कहते हैं। सब्सटेंस यूज़ से मुराद ये हमारे साथ वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो चीज़ें होती है जिसको हम एक ख़ास मकसद के लिए यूज़ करते हैं, जिसको हम अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उसके पेट में दर्द हो रहा है या उसको जो है सर में दर्द हो रहा है, तो इस सर दर्द के लिए वो एक ख़ास किस्म के सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं जिसको हम ड्रग्स या मेडिसिन्स कहते हैं। ठीक है, तो अब ये मेडिसिन जो है ये एक ख़ास पर्पस के लिए ये बंदा जो है यूज़ कर रहा है। इससे जो है इस मेडिसिन से इस बंदे को फ़ायदा पहुंच रहा है और नुकसान किसी किस्म का जो है इस बंदे को नहीं हो रहा। ठीक है, और ये अकॉर्डिंग टू नीड, ज़रूरत के मुताबिक जो है इस सब्सटेंसेस को जो है ले रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सब्सटेंस यूज़ कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर सब्सटेंस यूज़ के ऑपोजिट हम देखें तो हमारे साथ सब्सटेंस एब्यूज़ आता है। सब्सटेंस एब्यूज़ से मुराद ये है कि बग़ैर किसी ज़रूरत के, बग़ैर किसी मकसद के हम जब सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं इस मकसद के लिए ताकि हमें उससे इन्जॉयमेंट हो, ठीक है, ताकि हम उसको इन्जॉय करें, उससे हमें मज़ा मिले, उससे हम प्लेजर को हासिल करें, और इसके साथ साथ उस बंदे को जो है इस बात का भी पता होता है कि इसके इस्तेमाल से जो है मुझे नुकसान पहुंच रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो बंदा इरादतन जो है इस सब्सटेंसेस को गैर अखलाकी तरीके से यूज़ कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा मिकदार में एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा उसको इस्तेमाल कर रहा है, तो इसको कहते हैं सब्सटेंस एब्यूज़। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो आगे इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता था सब्सटेंस यूज़ के बारे में और सब्सटेंस एब्यूज़ के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ ड्रग एब्यूज़ जो है दिया गया है। ड्रग एब्यूज़ ये भी उसी सब्सटेंस एब्यूज़ के कंसेप्ट की तरह है। ड्रग एब्यूज़ से मुराद वो ड्रग्स जिसको हम बग़ैर किसी मकसद के, बग़ैर किसी ज़रूरत के, अपने एंजॉयमेंट के लिए जो है उसको ले, अपने आप को खुशी पहुंचाने के लिए उसको ले, अपने आप को सुकून पहुंचाने के लिए जो है हम मेडिसिन्स को ले, और इसके साथ साथ जो है काफ़ी ज़्यादा मिकदार में है उसको हम इरादतन ले। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ड्रग एब्यूज़ कहते हैं। ठीक है, डिफिनीशन हमारे साथ मौजूद है। कहते हैं कि द मल अडाप्टिव एंड कंसिस्टेंट यूज़ ऑफ अ ड्रग्स डिस्पाइट सोशल, ऑक्यूपेशनल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल प्रॉब्लम एग्जर्बेटेड बाय द ड्रग इज कॉल्ड ड्रग एब्यूज़। कहते हैं कि वो प्रोसेस जिसमें हम एक बुरे तरीके से ड्रग्स को लेते हैं, इसके बावजूद कि हमें पता भी होता है कि इससे हमारे जो सोशल, ऑक्यूपेशनल, साइकोलॉजिकल और फिज़िकल प्रॉब्लम है वो इससे बढ़ेंगे, लेकिन इसके बावजूद हम उस ड्रग को बहुत ही मुसलसल जो है उसको ले रहे होते हैं। ठीक है, उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं इरादतन, तो इसको क्या कहते हैं, इस अमल को ड्रग एब्यूज़ कहते हैं। और रिकरेंट यूज़ इन सिचुएशंस दैट आर फिजिकली हैज़ार्डस सच एज ड्राइविंग वेल इंटॉक्सिकेटेड इज कॉल्ड ड्रग एब्यूज़। इसके अलावा अगर कोई बंदा जो है वो ड्राइविंग कर रहा है और ड्राइविंग के दौरान वो इन ड्रग्स को ले रहा है बार बार, तो इसके लिए जो है ये ड्रग्स बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होंगे, क्योंकि जब वो ड्राइविंग कर रहा हो और इसके साथ ड्रग भी ले रहा हो तो फिर वो अपने आप में नहीं रहता, वो अपने होश और हवास में नहीं रहता, उसको फिर पता नहीं होता कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे बंदे के लिए फिर ये
अमल करना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। और ये डिफिनीशन जो है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के मुताबिक की गई है। इसको कहते हैं ड्रग एब्यूज़। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल अल्फाज में मैंने आपको इसकी डिफिनीशन की। एक बार दोबारा जो है ड्रग एब्यूज़ के डिफिनीशन को सुने। ड्रग एब्यूज़ ये हमारे साथ वो अमल होता है, वो प्रोसीजर होता है जिसमें जो इंडिविजुअल होते हैं वो इरादतन जो है उनको पता भी होता है कि इस ड्रग के इस्तेमाल से बग़ैर किसी ज़रूरत के इसके इस्तेमाल से मुझे नुकसान पहुंच रहा है, ख्वाह वो माशरती नुकसान हो, ऑक्यूपेशनल हो, साइकोलॉजिकल हो या फिज़िकल हो। ऑल एस्पेक्ट से जो है मुझे इस ड्रग से नुकसान पहुंच रहा है इसके गलत इस्तेमाल से, लेकिन फिर भी वो बंदा जो है इसको इस्तेमाल कर रहा है, तो इस अमल को कहते हैं ड्रग एब्यूज़। डियर स्टूडेंट्स, फिर आ जाते हैं ड्रग डिपेंडेंस की तरफ। ड्रग डिपेंडेंस किसे कहते हैं? डियर स्टूडेंट, जब एक बंदा जो है ड्रग एब्यूज़ कर रहा होता है, नशा आवर चीज़ों को ले रहा होता है, तो वो उसको लेते लेते उस पर एक ऐसा टाइम आ जाता है कि वो उन ड्रग्स का आदी बन जाता है। उन ड्रग्स का जो है उनको आदत पड़ जाती है और फिर उन ड्रग्स के बग़ैर उसके लिए गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर ऐसे किसी कंडीशन में वो उस ड्रग को जो है एक दिन के लिए भी छोड़े या एक टाइम के लिए भी छोड़े, तो उसे फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पेन से गुजरना पड़ता है। तो इसको कहते हैं ड्रग डिपेंडेंसी। ठीक है, कि अगर आप फिर ड्रग टाइम पर ना ले, ठीक है, तो आपको फिर तकलीफ़ होती है, आपको फिर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। आपकी जो बॉडी है वो उन ड्रग्स पर क्या होती है, उन ड्रग्स पर जो है डिपेंडेंट हो गई होती है, जिसके बाद फिर आपके लिए जो है उन ड्रग्स के बगैर गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सिंपल अल्फाज में इसको कहते हैं ड्रग डिपेंडेंस। इम्पेयर्ड कंट्रोल ऑफ ड्रग यूज डिस्पाइट एडवर्स consequences, the development of tolerance to the drugs and the occurrence of withdrawal symptoms when drugs intake is reduced or stopped is called drug dependence. ड्रग डिपेंडेंस ये हमारे साथ वो प्रोसेस होता है जिसमें जो इंडिविजुअल होते हैं, जो लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है ड्रग्स को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, बावजूद इसके कि उन ड्रग्स से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा होता है। और इसी वजह से जो है वो उन ड्रग्स के इस्तेमाल से जो है उनमें जो है बर्दाश्त पैदा हो जाती है उन ड्रग्स को यूज़ करने का। यहाँ पर टॉलरेंस का मतलब ये है, आप दोस्तों ने अगर देखा हो या सुना हो या किसी कभी जो है थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया हो, तो फर्स्ट टाइम जब कोई बंदा जो है वो ड्रग लेता है तो वो उन ड्रग्स को जो है नहीं टॉलरेट कर रहा होता। ठीक है, टॉलरेट उसको नहीं कर सकता, उन्हें जो है बहुत बुरा लगता है। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा जो है फर्स्ट टाइम जो है पठानों का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, नस्वार जो है वो ले रहा है, फर्स्ट टाइम जो है वो नस्वार ले रहा है, तो वो नस्वार जो है वो इतना थोड़ा मिकदार में लेता है, लेकिन फिर भी वो उसको टॉलरेट नहीं करता। उसका जो जायका होता है या उसका जो टेस्ट होता है बहुत ही ज़्यादा उस बंदे के लिए अनटॉलरेबल होता है, जो कि फ़र्स्ट टाइम उसको ले रहा होता है। लेकिन अगर वो इस नस्वार को जो है कंटिन्यूसली जो है थोड़ा थोड़ा करके ले रहा होता हो, तो एक टाइम उस पर ऐसा आ जाता है कि वो उस नस्वार के साथ आदी हो जाता है और फिर एट अ टाइम जो है वो अपने मुंह में 3-3 4-4 नस्वार की जो गोलियां है वो डालता है और खूब एंजॉय करता है। इसका मतलब यह है कि उसकी जो बॉडी है वो उस नस्वार के साथ आदी हो जाती है। तो इसको कहते हैं ड्रग डिपेंडेंस। इसके बाद फिर अगर आप उस बंदे से जो है उसकी आदत छुड़वाना चाहते हैं, ठीक है, उनको जो है उन नस्वार से जो है उनको मना करते हैं, तो एक दिन के लिए भी अगर आप उनको मना करेंगे, उनको रोकेंगे, तो उन पर बहुत ज़्यादा सख्त जो है वो दिन गुजरेगा, क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो उस चीज़ की आदी हो चुकी होती है। और जब बॉडी को वो चीज़ नहीं मिलती तो फिर हमारी बॉडी जो है वो एज अ डिफेंसिव मैकेनिज़्म जो है वो क्या करता है, बिहेवियर अपनाता है और फिर जो है बंदे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़, पेन और मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है। तो इसको कहते हैं ड्रग डिपेंडेंस। फिज़िकल डिपेंडेंस।
डियर स्टूडेंट, जब कोई बंदा जो है ड्रग्स लेना शुरू कर देता है तो वो फिज़िकली जो है उस ड्रग्स पर क्या हो जाता है, डिपेंड हो जाता है, उसका आदी हो जाता है, कंज्यूम मोर देन इंटेंडेड। फिर वो क्या करता है, एक दिन उसने जितने मिकदार में लिया होता है तो दूसरे दिन फिर उस मिकदार से वो ज़्यादा लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कंज्यूम मोर देन इंटेंडेड। पहले जो ले रहा था उससे ज़्यादा जो है अब वो ड्रग्स लेता है। ठीक है, इसके साथ साथ अनेबल टू कंट्रोल यूज़, उनके लिए जो है फिर उस ड्रग्स का इस्तेमाल करना, कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो उन ड्रग्स का आदी हो चुका होता है। इसके अलावा प्री ऑक्युपाइड विद ऑब्टेनिंग सब्सटेंसेस, मतलब वो बंदा या बंदी जो है वो ऑलरेडी सब्सटेंसेस के साथ बहुत ज़्यादा उनकी डिपेंडेंसी जो है वो पैदा हो चुकी है, बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है या कर रहे हैं, तो इस वजह से उनके लिए जो है छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ इंटरफेरेंस विद एडीएल, उनकी जो एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के उनके जो काम थे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि अगर एक बंदा पहले जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था, काफ़ी ज़्यादा सोशलाइज था, लोगों के साथ उनकी बातचीत होती थी, लोगों के साथ उनका उठना बैठना होता था, लेकिन जब से उन्होंने जो है ड्रग अब्यूज़ स्टार्ट किया हुआ है वो अपने आप में मगन हो चुका है। ठीक है, हो चुकी है, लोगों के साथ उनका जो है उठना बैठना ख़त्म हो चुका है और उनकी जो सोशल लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हो जाती है ड्रग एब्यूज़ की वजह से। ठीक है, इसके अलावा यूजेस ड्यूरिंग हैज़ार्डियस एक्टिविटी, जब पेशेंट जो है वो ड्रग एब्यूज़ का आदी हो जाता है तो फिर जब इस इन पेशेंट पर किसी किस्म के मुश्किल हालात आते हैं तो वो मुश्किल हालात में अपने आप को टेंशन से बचाने के लिए फिर मज़ीद ड्रग डोजेज को क्या करते हैं, ज़्यादा करके उसको लेते हैं, उसको जो है कंज्यूम करते हैं, जिससे उनको जो है उस टाइम के लिए टेम्परेरी तौर पर रिलैक्सेशन जो है वो हासिल होती है, उनको मिलती है। ठीक है, इसके साथ साथ यूजेस रेदर देन पार्टिसिपेट इन यूजुअल एक्टिविटी, इसके साथ साथ उनकी जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ थी उनकी में पार्टिसिपेट करने के बजाय जो है वो फिर क्या करते हैं, सिर्फ ड्रग एब्यूज़ करते हैं, नशा आवर चीज़ों को यूज़ करते रहते हैं और अपने आप को जो है तबाह व बर्बाद करने पर तुले होते हैं। फिजिकल डिपेंडेंसी यूज़ डिस्पाइट नॉलेज दैट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट, इसके अलावा पेशेंट को पता भी होता है कि इस चीज़ के बहुत सारे नुकसानात ऑलरेडी जो है वो मुझ में मौजूद है, मुझ में हो चुके हैं, इसके ऑलरेडी बहुत सारे नुकसानात, लेकिन इसके बावजूद भी पेशेंट जो है वो मुसलसल क्या करता है, नशे करता है, ड्रग एब्यूज़ करते रहते हैं। सिग्निफिकेंट टॉलरेंस डेवलप, इसके साथ साथ चूँकि बंदा जो है वो नशे का आदी हो जाता है, वो ड्रग्स को मुसलसल ले रहा होता है तो उसमें जो है टॉलरेंस पैदा हो जाती है। टॉलरेंस से मुराद ये है कि वो फिर उस ड्रग्स को बर्दाश्त कर सकता है और वो फिर उसका आदी हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा विथड्रॉवल सिम्पटम्स डेवलप विद सीसेशन और रिडक्शन, इसके अलावा अगर कोई बंदा या उसके फैमिली मेम्बर उसको इस नशे से रोकना चाहते हो या उसको नशा नहीं करने देते तो इससे उसमें बहुत बुरे असरात जो है वो पैदा हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का शिकार हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा पेन से फिर गुजरना पड़ता है। इसके अलावा सब्सटेंस टेकन टू रिलीव और अवॉइड विथड्रॉवल सिम्पटम, फिर इसी तरह से जब उनको तकलीफ़ होती है या जब
विड्रावल के ज़रिए या विड्रावल होने उसको छोड़ने की वजह से उनको जब पेन होती है तो उन पेन से छुटकारा हासिल करने के लिए भी फिर उन्हें जो है ड्रग्स को लेना पड़ता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो फिज़िकल डिपेंडेंसी की वजह से ये मसाइल का सामना करना पड़ता है पेशेंट्स को। क्लासेस ऑफ साइको एक्टिव सब्सटेंसेस। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सब दोस्तों को पता है कि नशा आवर चीज़ों के हमारे साथ बहुत सारे अक़साम हैं। ठीक है, तो उन अक़साम में हम कुछ जो मेजर कॉमन सब्सटेंसेस है उसको अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर पर हमारे साथ अल्कोहल आता है जिसको हम शराब कहते हैं। इसके अलावा हमारे साथ नारकोटिक्स है जिसमें हमारे साथ ओपियोइड्स एंड सिंथेटिक ओपियोइड्स जो है ये आते हैं। इसके साथ साथ सेडेटिव हाइप्नोटिक सब्सटेंसेस है हमारे साथ, और स्टिमुलेंट्स है जो कि हमारे साथ कैफीन, निकोटीन और इसके साथ साथ कोकेन एंड एम्फेटामीन के फॉर्म में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ साइको एक्टिव सब्सटेंसेस है। ठीक है, क्लासेस ऑफ साइको एक्टिव सब्सटेंसेस, इसमें हमारे साथ जो मज़ीद क्लासेस है उसमें एक हमारे साथ हेलुसिनोजेंस है। ठीक है, हेलुसिनोजेंस है। इसके अलावा कैनबिस है। ठीक है, इसके साथ साथ इनहेलेंट्स है, रेव है एंड टेक्नो ड्रग्स, डिज़ाइनर ड्रग। रेव एंड टेक्नो ड्रग्स यूजुअली ये हमारे साथ वो नशा आवर चीज़ें, ड्रिंकिंग या नशे होते हैं जो कि आपको यूजुअली जो फॉरेन कंट्रीज़ में आप क्लब्स वगैरह देखते हैं। ठीक है, तो उन क्लब्स में जो है आपको इस तरह की चीज़ें जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उसको हम रेव एंड टेक्नो ड्रग्स कहते हैं या डिज़ाइनर ड्रग्स उसको हम कह सकते हैं। अल्कोहल स्टेटिस्टिक्स 2001 के जो स्टेटिस्टिक्स है, ठीक है, जो डेटा लिया गया था, तो 2001 के स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक अल्कोहल की कंजम्पशन, उसकी वजह से जो डेथ रेट है और उसकी वजह से जो अखराजात आते हैं इसके ट्रीटमेंट पर, तो यहाँ पर जो है उसके बारे में आपको डिटेल बताया जा रहा है। 14 मिलियन अमेरिकन कंसीडर देमसेल्व्स टू बी अल्कोहलिक। कहता है कि अमेरिका में तकरीबन 14 मिलियन अमेरिकन जो है वो अपने आप को अल्कोहलिक जो है वो कंसीडर करते हैं। वो ये दावा करते हैं कि हम क्या करते हैं, शराब नोशी करते हैं। इसका मतलब ये है कि अमेरिका में जितनी पॉपुलेशन है तो हर पॉपुलेशन में 10 में हर एक बंदा जो है, 10 में एक बंदा जो है वो शराब नोशी करता है। ठीक है, इसके साथ साथ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में तकरीबन 53% ऑफ दीज survive stated that they had one or more relative with an alcohol problem। और इसके साथ साथ जो 2001 की सर्वे की गई है तो उसके मुताबिक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 53% लोग जो है वो ये दावा करते हैं कि उनको अल्कोहल की वजह से प्रॉब्लम से दो चार होना पड़ रहा है, मतलब उनको प्रॉब्लम हो चुके हैं। अब इसके लिए इस पर जो कॉस्ट आता है इस अल्कोहल पर ईयर के लिहाज से अमेरिका में, तो वो तकरीबन $100 बिलियन जो है पर ईयर के लिहाज से अमेरिका में जो है इस अल्कोहल के बनावट पर, इसके सिंथेसिस पर जो है वो लगती है। ठीक है, पर ईयर के लिहाज से। इसके साथ साथ 30% ऑफ ऑल ट्रैफिक रिलेटेड फैटेलिटीज़, ठीक है, और जो 30% लोग इसकी ट्रैफिकिंग करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी रेट जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ 35% ऑफ सुसाइड, लोग जो है वो अल्कोहल को कंज्यूम करने के बाद, बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद लोग जो है सुसाइड करते हैं, और उन लोगों का जो रेशो है वो तकरीबन 35% लोग जो है अल्कोहलिक कंजम्पशन के बाद सुसाइड कर बैठते हैं या सुसाइड की अटैम्प्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा थर्ड लीडिंग काज ऑफ डेथ इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो डेथ काजेज है तो उसमें जो अल्कोहलिक कंजम्पशन है ये वहाँ पर जो है थर्ड काज है डेथ के होने का। ठीक है, अमेरिका में अल्कोहल
लीगल इंटॉक्सिकेशन। डियर स्टूडेंट्स, लीगली अगर हम अपने बॉडी में अल्कोहल की जो ट्रेसेस को टेस्ट करना चाहते हैं तो लीगली हमारे बॉडी में जो है अल्कोहल जो है वो मौजूद है, लेकिन एक ख़ास लेवल में मौजूद है जिसकी जो लिमिट है वो 0.08 है। ठीक है, 0.08 तक जो है आपके बॉडी में जो है ये अल्कोहल मौजूद हो सकता है। यूजुअली आपने अक्सर देखा होगा कि जो पुलिस होते हैं या जो इन्वेस्टिगेशन वाले होते हैं ये अक्सर जो है जो पेशेंट होते हैं उनके ब्लड टेस्ट करते हैं इसके लिए कि आया इस पेशेंट ने किसी किस्म का नशा तो नहीं किया था। तो नशा को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी असेसमेंट के लिए वो लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को देखते हैं। अगर इस वैल्यू से उनके जो टेस्ट रिज़ल्ट है वो ज़्यादा आ जाए तो उनको पता चल जाता है कि इस बंदे ने जो है वो किसी किस्म का नशा किया हुआ था। ठीक है, और अगर यही रहता है तो इसका मतलब ये होता है कि नशा नहीं किया हुआ। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज़्म। डियर स्टूडेंट, डिफेंस मैकेनिज़्म में अगर आप नशा आवर लोगों से पूछे कि आप नशा करते हैं, वो नशा करते होंगे, आपने उसको जो है बहुत दफ़ा देखा भी होगा। ठीक है, आपके पास सबूत भी होंगे और सारे लोग उनको कहेंगे कि आप नशा करते हैं। ठीक है, आप नशाई है, लेकिन जब भी आप उनसे पूछेंगे कि आप नशा करते हैं तो वो अपनी सफाई देंगे। डेनियल से मुराद वो आपको सफाई देंगे कि नहीं नहीं मैं तो नशा नहीं करता। और कभी कभार आपको पता है कि परेशानी ज़्यादा हो जाती है तो बंदा जो है एक कश लगा देता है इन परेशानियों से कुछ देर के लिए दूर होने के लिए। ठीक है, तो इस तरह की जो बातें करते हैं इसको हम कहते हैं डेनियल। इसके अलावा प्रोजेक्शन से मुराद ये है कि बिल्कुल वो इनकार कर देते हैं कि मैं बिल्कुल नहीं करता। ठीक है, इसके अलावा रेशनलाइजेशन में वो आपको काज़िज़ बताते हैं कि आपको वजह बताते हैं कि मैं जो नशा कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ, इससे मुझे ये फ़ायदे हो रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं इस तरह से नहीं करता तो मुझे फिर इस तरह के मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है। तो इसको कहते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो ये वो लोग करते हैं जो कि नशा आवर होते हैं, नशा करते हैं। ठीक है, नशाई लोग जो है वो आपको इस तरह की बातें करते रहते हैं अगर आप उनसे पूछें। ठीक है, इसके अलावा अगर उनके बिहेवियर के बारे में हम बात करें तो उनका बिहेवियर जो है मैनिपुलेटेड होता है। मैनिपुलेटेड से मुराद ये है कि या तो वो बहुत ज़्यादा सुस्त हो चुके होते हैं नशे की कंज्यूम की वजह से, या बहुत ज़्यादा जो है वो एग्रेसिव होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है वो हाइपरटेंसिव होते हैं। उनको आप तेज़ आवाज़ से उनके साथ आप बात नहीं कर सकते। अगर अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से आपने तेज़ आवाज़ में उनसे बात की और उनका मूड जो है वो हाइपरटेंसिव हो तो हो सकता है कि उनके हाथ में जो चीज़ हो वो आपके सर पर वो तोड़ दे। ठीक है, तो इसलिए आपने जो है ख्याल करना है, आपने जो है बिल्कुल क्या कहते हैं, बिल्कुल एक्टिव होकर इस तरह के लोगों को डील करना है। ठीक है, इस तरह की कोई बात नहीं करनी जिससे वो हाइपरटेंसिव हो जाए और उसका फिर आपको नुकसान जो है वो उठाना पड़े। ठीक है, इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर अल्कोहलिक पेशेंट को हम अल्कोहल से हटाना चाहते हैं तो किस तरह से हटाएंगे, तो इसके लिए अर्ली 6 to 8 आवर्स आफ्टर लास्ट ड्रिंक उन्होंने जब की होती है तो उस लास्ट ड्रिंक के बाद आपने उनको तकरीबन 6 से लेकर 8 घंटों तक जो है नशे से दूर रखना है, अल्कोहल को पीने से दूर रखना है। ठीक है, इसके अलावा इन 72 आवर फिर उसके बाद जो है आपने फिर अगले दिनों में उनको 72 आवर्स के लिए दूर रखना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये 72 आवर्स जो है फिर 3 दिनों में, फिर 4 दिन बाद उनको थोड़ा सा पिलाए, फिर 5 दिन बाद, फिर 1 हफ्ता बाद, फिर 1 महीने बाद, फिर 2 महीने बाद और आखिर में फिर आप उसको क्या करते हैं, इससे उनको छुटकारा हासिल करने में आप कामयाब हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए जब भी आप किसी नशाई को नशे से हटाना चाहते हो, उनको नशे से रोकना चाहते हो, तो आप उनको अचानक ही एकदम से उन पर नशा आवर चीज़ें जो है बंद नहीं कर सकते। अगर आपने कभी ऐसा किया तो याद रखें कि आपका जो पेशेंट है वो इसकी वजह से उनकी मौत हो सकती है, क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो टोटली उस
नशियाई चीज़ों पर डिपेंडेंट हो चुकी होती है, तो जब उसको नशा नहीं मिलता तो उनकी बॉडी में फिर बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, जिसको बर्दाश्त ना करने की वजह से बंदा या तो सुसाइड कर लेता है या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहने की वजह से वो ख़ुद ब खुद मर जाता है। तो याद रखें कि जब भी आपने इस तरह के पेशेंट को डील करना है, ट्रीटमेंट उनकी करनी है, तो आपने उन पर एकदम से नशा आवर चीज़ें बंद नहीं करनी, बल्कि उसकी जो डोजेज है नशा आवर चीज़ों की उसको आहिस्ता आहिस्ता कम कम करके उसको उस नशाई चीज़ों से छुड़ाना है। ठीक है। इसके साथ साथ जब आप उनसे इस अल्कोहलिक कंजम्पशन की जो आदत है, ये आदत उनसे ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपके जो पेशेंट है उनमें एंजाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा आएगी। ठीक है। इसके साथ साथ एनोरेक्सिया का शिकार होंगे, वो जो है फिर खाना नहीं खाएंगे, उनको जो है इंसोमिया होगी, उनको सोने में फिर डिफ़िकल्टी होगी, लेक ऑफ स्लीप। ठीक है। इसके साथ साथ नोज़िया एंड वॉमिटिंग जो है वो अक्सर करते होंगे। ठीक है। इसके अलावा ट्रेमर से मुराद उनकी जो बॉडी है वो शेकिंग कर रही होगी, इनवॉलेंट्री मूवमेंट कर रही होंगी। ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा कि सर्दियों में जो लोग होते हैं वो अक्सर सर्दी की वजह से जो है इनवॉलेंट्री शेक कर रहे होते हैं, तो इसको कहते हैं ट्रिमर। इसके अलावा डिलीरियम किसे कहते हैं? डिलीरियम से मुराद लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है। लॉस ऑफ मेमोरी, उनकी मेमोरी जो है वो लॉस हो सकती है। अल्टर्ड लॉस ऑफ कॉन्शियस, उनकी जो कॉन्शियसनेस है उसमें चेंजेस आ सकती है, वो लॉस हो सकती है, वो कॉन्शियस से अनकॉन्शियस मूड में जा सकता है। इसके अलावा पॉसिबल सीजर जो है उनको काज हो सकती है, और इसके अलावा उनकी जो विजुअल एक्टिविटीज़ है तो उसमें एबनॉर्मलिटीज़ आकर वो फिर विजुअल हेलुसिनेशन और टेक्टाइल हेलुसिनेशन का शिकार हो सकता है। विजुअल हेलुसिनेशन में वो आपको ज़ाहिर बातें ऐसी बातें कहेगा कि वो उनकी फ़ाल्स परसेप्शन होगी। मिसाल के तौर पर वो आपको कहेगा कि यार ये देखो मेरे सामने शाहरुख खान खड़ा हुआ है और मुझे सलाम कर रहा है, मुझे सल्यूट कर रहा है। या वो कहेगा कि देखो यार कतरीना कैफ मुझे इशारे कर रही है कि इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आपने मुझे यहाँ पर पकड़ा हुआ है। ये लड़कों की बात कर रहा हूँ। लड़कियाँ ये कहेंगी कि यार वो देखो शाहरुख खान ने मुझे इशारा किया हुआ है, वहाँ जो है मुझे खड़ा है और मुझे जो है वो बुला रहे हैं कि इधर आ जाए, लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। तो लड़कियों को इस तरह के विजुअल हेलुसिनेशन आएंगे, और लड़कों का तो मैंने आपको बता दिया। टेक्टाइल हेलुसिनेशन में ये होगा कि पीछे कुछ भी नहीं होंगे और वो आपको बार बार यही कहेंगे कि यार ये पीछे से मुझे कौन दिख के दे रहा है, या कौन थप्पड़ मार रहा है, या कौन मेरे जो पैर है उसको टच कर रहा है और मुझे पैरों से खींच रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह की फॉल्स परसेप्शन उनको जो है रिसीव होंगे, वो परसीव करते होंगे, तो इसको कहते हैं टेक्टाइल हेलुसिनेशन। नर्सिंग डायग्नोसिस सब्सटेंस एब्यूज़। डियर स्टूडेंट्स, अब वो पेशेंट जो कि सब्सटेंस एब्यूज़ करते हैं, तो उनके सब्सटेंस एब्यूज़ की वजह से उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, नर्स जो है वो क्या क्या डायग्नोस कर सकता है। ठीक है। तो सबसे पहला जो नर्सिंग डायग्नोसिस होती है सब्सटेंस एब्यूज़ पेशेंट के लिए, वो ये होती है कि सब्सटेंस एब्यूज़ की वजह से उस पेशेंट में रिस्क हो सकता है इंजरी के होने के। ठीक है। मतलब वो गिर सकता है, गिरने के बाद उसको इंजरी हो सकती है। इसके अलावा रिस्क फॉर वायलेंस टू सेल्फ। इसके अलावा बंदा जो है जब वो नशे में होता है तो वो अपने आप पर जो है जुल्म कर सकता है, अपने आप को जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। जब हम उसको उस नशा आवर चीज़ों से दूर करते हैं तो वो फिर अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा इनइफेक्टिव डेनियल रिलेटेड टू वीक ईगो। ठीक है। इनइफेक्टिव डेनियल रिलेटेड टू वीक ईगो। डेनियल का मैंने आपको बताया कि वो फिर आपको बहाने करेगा कि नहीं यार मैं तो नशा नहीं करता, सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक करता हूँ, कि बाद औक़ात मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, या बहुत ज़्यादा परेशानियों का शिकार हो जाता हूँ। तो इन परेशानियों सर दर्द से अपने आप को कुछ देर के लिए दूर रखने के लिए मैं नशा कर लेता हूँ। तो इस तरह के वो बहाने फिर आपको बनाते रहते हैं और आपको छोड़ने नहीं देते कि मुझसे ये नशा जो है आप दूर करें। ठीक है। इसके साथ साथ इनइफेक्टिव कोपिंग
रिलेटेड टू इनएडिक्वाइट कोपिंग स्किल, उनमें जो है बर्दाश्त के स्किल्स नहीं होते, जिसकी वजह से वो फिर बर्दाश्त नहीं कर पाते चीज़ों को, सिचुएशंस को। लो सेल्फ इस्टीम रिलेटेड टू वीक ईगो की वजह से उनमें जो सेल्फ इस्टीम है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। सेल्फ इस्टीम से मुराद ये है कि कुछ करने की जो जुस्तजू होती है या कुछ कर दिखाने की जो चाह होती है वो उनमें कम हो जाती है। इसके अलावा रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू अल्टर इम्यूनिटी एंड पुअर न्यूट्रिशन, उनकी जो ग़िज़ा है उसमें कमी आने की वजह से और जो इम्यून सिस्टम है उसमें एबनॉर्मेलिटी आने की वजह से ऐसे पेशेंट में फिर इन्फेक्शन के काज होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट और फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट रिलेटेड टू नॉट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, चूँकि पेशेंट जो है वो एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है तो इस वजह से वो ना प्रॉपरली ड्रिंकिंग करता है और ना प्रॉपरली वो ईटिंग करता है, तो इस वजह से उनकी जो न्यूट्रिशन है उसमें इम्बैलेंसमेंट आ जाती है। ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल विड्रावल, डियर स्टूडेंट्स, अब हम ऐसे पेशेंट को कैसे ट्रीट करेंगे जो कि अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं, जो कि शराब नोशी करते हैं। तो इसके लिए जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि हम किसी भी किस्म के नशाई को जो है उस पर अचानक से नशा बंद नहीं कर सकते। अगर बदकिस्मती से हमने इस तरह से कर लिया तो हमारा जो पेशेंट है या तो वो सुसाइड की तरफ जाएगा या वो अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा या फिर जो उनके साथ अटेंडेंट होते हैं उनको नुकसान पहुंचाएगा या उनकी डेथ होगी। तो इसलिए उनसे उस नशे को छुड़ाने के लिए हम उनको नशे की जो डोजेज है वो कम कर देते हैं। एक दिन जो है हमने नॉर्मल वैल्यू में दे दिया जितना वो लेता है नॉर्मली, ठीक है। दूसरे दिन जो है हमने उनकी जो डोजेज है उसमें अमाउंट को थोड़ा सा कम करके उनको दे दिया। तीसरे दिन जो है फिर हमने उससे भी कम करके उनको दे दिया। चौथे दिन फिर हमने जो है उससे भी कम करके उसको हमने दे दिया। पाँचवें दिन फिर हमने नहीं दिया। छठे दिन फिर हमने फिर उससे भी कम करके उनको दे दिया और इसी तरह से आहिस्ता कम करते हुए हम उनको उस नशे से दूर कर लेते हैं। सो अल्कोहल से छुटकारा पाने के लिए हम उनको सेडेटिव देते हैं जिसमें हमारे साथ लिब्रियम है, ठीक है, वैलियम है और इसके अलावा फिनोबार्बिटाज है, ठीक है। इसके अलावा थायमीन हम देते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं, मल्टीविटामिन्स देते हैं, एंटी एमेटिक्स देते हैं, ठीक है। एंटी एमेटिक्स वो ड्रग्स है जो कि हम वॉमिटिंग के लिए देते हैं कि बंदा जो है वो वॉमिट ना कर ले। और एंटी एमेटिक हम इसलिए हम उनको देते हैं कि हमने उनको जो मेडिसिन दिए हुए होते हैं, जो हमने उनको विटामिन दिए होते हैं, तो वो उन विटामिन को दोबारा से एमिट ना करे, दोबारा से वॉमिट ना करे, ठीक है। और उनकी बॉडी जो है वो उसको ऑब्ज़र्व करे, उसको क्या करे, उसको टॉलरेट करे। तो इस मकसद के लिए हम उनको एंटी एमेटिक्स देते हैं। abuse यूज़ ओनली ड्यूरिंग रिहैबिलिटेशन फेज़, इसके अलावा एंटाब्यूज़ जो है हम तब देते हैं जब रिहैबिलिटेशन फेज़ हो, ठीक है। रिहैबिलिटेशन फेज़ में जो है हम उनको एंटाब्यूज़ देते हैं। एंटाब्यूज़ से मुराद जो एब्यूज़ सब्सटेंसेस होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए हम उनको एंटाब्यूज़ देते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नर्सिंग केयर, अब अल्कोहलिक पेशेंट के लिए नर्स कैसे केयर करेंगे, नर्सिंग जो केयरिंग प्लान है वो क्या होगी। सबसे पहले नर्स जो है वो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट, चूँकि जो पेशेंट है वो ऑलरेडी ना ड्रिंकिंग कर रहा है ना ईटिंग कर रहा है, तो इस वजह से उनकी जो बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आ चुकी होती है। तो उस कमी और उस इलेक्ट्रोलाइट की कमी को पूरा करने के लिए नर्स उनकी जो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट लेवल है उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ पेशेंट की वाइटल साइन जो है उसको नर्स क्या करेंगे, बार बार चेक करेंगे। चूँकि हम अपने पेशेंट को जो है नशे से दूर करना चाहते हैं, उनसे जो है नशा छुड़ाना चाहते हैं, तो इस वजह से उनमें जो है उनकी जो वाइटल साइन है उसमें चेंजेस के आने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए नर्स जो है वो क्या करते हैं, वो वाइटल साइंस को बार बार चेक करते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं। इसके साथ साथ सेफ्टी 1-to-1, सेफ्टी 1-to-1 से मुराद ये है कि चूँकि हमारे साथ हॉस्पिटल में ज़ाहिर बात है एक पेशेंट नहीं होता, एक नशाई नहीं होता, बल्कि हमारे साथ नशाइयों का एक वार्ड होता है
जिसमें हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म के नशाई जो है वो वहाँ पर एडमिट हो चुके होते हैं। तो सेफ्टी 1-1 से मुराद ये है कि हमारे साथ वहाँ पर जो नशाई एडमिट हो चुके होते हैं तो उन नशाइयों पर हमने नज़र रखनी होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक नशाई उठकर दूसरे नशाई पर सर को तोड़ दे, ठीक है। इसी तरह से दूसरा नशाई उठकर तीसरे नशाई पर जो है उनकी जो पैर है उनको तोड़ दे, ठीक है, और एक दूसरे को नुकसान पहुंचा दे। तो इस वजह से हम उनको एक दूसरे से क्या करते हैं, एक दूसरे से महफूज रखते हैं, सेफ रखते हैं। इसके अलावा प्रेजेंट रिलेटिव डिक्रीज़ एंजाइटी, उन्हें जो है हमें हकीकत से वाकिफ़ करना पड़ता है, उन्हें जो है हमें हकीकत बतानी होती है, उन्हें जो है हमें रियल टाइम में जो है उनको रखना पड़ता है कि आप यहाँ हॉस्पिटल में हैं, ठीक है, आप जो है बिल्कुल महफूज है, आपका हम यहाँ पर इलाज कर रहे हैं और जितने भी आपकी जो बुरे आदत हैं, मतलब जितने भी आप नशे अभी तक करते आ रहे थे, तो उन नशों से हम आपको आज यहाँ पर छुड़ाएंगे और हम आपको प्रॉपर मुकम्मल ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है, आपका इलाज करेंगे। तो उनकी जो एंजाइटी है, उनका जो खौफ होता है, तो उसको हमने कम करना होता है, ठीक है। इसके अलावा जो सीजर प्रिकॉशन है, सीजर से जो है उनको हमने महफूज रखना है, सीजर से जो है हमने उनको बचाना है, ठीक है। इसके साथ साथ सपोर्टिव लिमिट सेटिंग, सपोर्टिव लिमिट सेटिंग से मुराद ये है कि चूँकि नर्स जो है वो अपने पेशेंट को केयर दे रहे होते हैं, तो नर्स जो है अपने प्रोफेशनल लिमिट में रहते हुए अपने क्लाइंट को क्या करेंगे, अटेंड करेंगे, उनको केयर देंगे, ठीक है। ना उनके साथ बहुत ज़्यादा फ्री होंगे और ना ही उनके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, बल्कि अपने जो प्रोफेशनल लिमिट्स है उनमें रहते हुए अपने जो प्रोफेशनल ड्यूटीज़ हैं उनको परफॉर्म करते हुए केयर जो है वो प्रोवाइड करेंगे अपने पेशेंट को। रेनफोर्स डिजीज़ कॉन्सेप्ट, इसके अलावा जो है आप नर्स को जो है आप नर्स ने क्या करना होता है, नर्स ने जो है अपने पेशेंट को जो है उनको उनकी जो कॉन्सेप्ट है डिजीज़ के हवाले से उसको क्लियर करना होता है नर्स ने, ठीक है। नर्स ने जो है उनको इस बात पे इंश्योर कराना होता है कि आपको जो है बीमारी हुई है, इस बीमारी को ठीक करने के लिए आपका इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके इलाज के लिए जो है आपको यहाँ पर लाया गया है, ठीक है। तो उन पर जो इस बात को रेंफोर्स करना पड़ता है। इसके साथ साथ कंसिस्टेंसी के साथ जो है उनको हमने केयर देनी होती है। रेफर टू अल्कोहलिक एनोनिमस, ठीक है। इसके अलावा जो अल्कोहलिक एनोनिमस है उसको हमने रेफ़र करना होता है और जो एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं आफ्टर डिटॉक्सिफिकेशन के बाद उनकी जो क्या कहते हैं जो आदात है उसको थोड़ा सा कम करने के बाद फिर हमने उनको एजुकेशन देनी होती है, हमने उनको गाइड करना होता है, हमने उनको बताना होता है कि ये चीज़ें जो है आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको भी ये सब्सटेंस जो है कम करती है और इसी तरह से आपको बहुत सारे तकालीफ में, बहुत सारे मुश्किलात में ये सब्सटेंसेस जो है ये मुब्तला करती है। सो इस वजह से आपने जो है इन सब्सटेंसेस से अब दूर रहना है। किसी भी ऐसे बंदे के साथ आपने ताल्लुक़ नहीं रखनी जो कि सिगरेट पीते हो, जो कि शराब नोशी करते हो, जो कि नस्वार करते हो, बल्कि आपने जो है ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करनी है जो कि इन चीज़ों से बिल्कुल पाक हो, वो किसी किस्म का नशा ना करता हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने उनको एजुकेट करना है। सेडेटिव, हिप्नोटिक और एंजियोलेटिक। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं सेडेटिव, हिप्नोटिक और एंजियोलेटिक सब्सटेंसेस की तरफ। जब इसको कोई बंदा लेता है, इसको यूज़ करता है, तो इसकी वजह से जो सिम्पटम्स आते हैं, जो बीमारियां उनमें काज होती है, जो वीकनेस उनमें पैदा होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं उनको हम इंटॉक्सिकेशन कहते हैं। मतलब सेडेटिव, हिप्नोटिक या एंजियोलाइटिक ड्रग्स को लेने की वजह से क्या नुकसानात होते हैं, उन नुकसानात को हम इंटॉक्सिकेशन कहते हैं। इसकी वजह से लाइबिलिटी जो है वो क्या हो जाती है, वो पैदा
हो जाती है। लाइबिलिटी किसे कहते हैं? लाइबिलिटी से मुराद जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। उनकी जो बॉडी थी पहले होम्योस्टेटिक कंडीशन में थी, लेकिन सेडेटिव हिप्नोटिक एंजियोलिटिक ड्रग्स लेने की वजह से उनकी जो होम्योस्टेटिक सिचुएशन या कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाती है। इसके अलावा डिक्रीज कंट्रोल ऑफ इम्पल्सेस और इनहिबिशन, फिर वो जो है अपने आप को इन सब्सटेंसेस से नहीं रोक पाते और वो फिर ना चाहते हुए भी इन सब्सटेंसेस को इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ उनमें इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है। उनकी जो स्पीच पैटर्न है उसमें बहुत ज़्यादा स्लर्जनेस जो है पैदा हो जाती है। प्रॉपर तरीके से कंटिन्यूअस टोन में फिर वो बातचीत नहीं कर पाते, बल्कि बातों के दौरान उनको फिर रोकना पड़ता है और कभी कभार जो है उनसे बातें करते करते उनसे जो बातें हैं वो भूल जाते हैं, ठीक है। कुछ देर के लिए फिर खामोश रहते हैं, फिर अचानक बातें करना शुरू कर देते हैं। तो मतलब ये है कि उनकी जो स्पीच पैटर्न है उसमें काफ़ी हद तक एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। इसके अलावा इनकोऑर्डिनेशन एंड अनस्टेडी गेट्स, उनके जो पोस्चर होते हैं, उनका जो अंदाज होता है, उनका जो चाल चलन होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है सेडेटिव ड्रग्स को यूज़ करने की वजह से, ठीक है। इम्पेयर्ड अटेंशन एंड जजमेंट, इसके अलावा वो फिर चीज़ों पर कंसंट्रेशन नहीं दे पाते, ठीक है, चीज़ों पर अटेंशन नहीं कर पाते और इसके साथ साथ चीज़ों को फिर वो जज नहीं कर पाते, चीज़ों के दरमियान जो है फ़र्क नहीं कर पाते और जो फ़र्क करने का जो मादा है वो उनमें ख़त्म हो जाता है। इसके साथ साथ कैन लीड टू कोमा एंड डेथ, अगर वो बहुत ज़्यादा एक ही टाइम पर बहुत ज़्यादा ओवरडोज ले लेते हैं तो ओवरडोज करने की वजह से वो कोमा में भी जा सकते हैं और कोमा के अलावा उनको डेथ भी हो सकती है, उनकी डेथ भी हो सकती है। सेडेटिव हिप्नोटिक और एंजियोलाइटिक, अब अगर इससे हम किसी पेशेंट को छुड़ाना चाहते हैं तो उनमें क्या होती है, पोटेंशियल फॉर सीजर, उनमें सीजर के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब उन पर मिर्गी के दौरे या फिट्स के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मस्ट बी विड्रॉवल ग्रेजुअली, वही बात है जो कि मैंने आपको स्टार्ट में भी कही थी कि किसी भी किस्म के नशे को यूज़ करने वाले जो पेशेंट होते हैं हम उनको अचानक ही एकदम से उस नशे से नहीं रोक सकते। अगर हमने कभी ऐसी कोशिश की तो हमारा पेशेंट जो है वो ज़ाया हो सकता है। तो इसलिए हमने जब भी किसी पेशेंट को नशे से हटाना होता है तो उसको हटाने का जो बेहतरीन तरीका है वो यही है कि हम उनको जो ड्रग डोजेज है उसकी जो अमाउंट है वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ कम करते जाए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उनकी जो आदत है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। तो इसको कहते हैं कि मस्ट बी विड्रॉ ग्रेजुअली, टाइम के साथ आहिस्ता आहिस्ता उनको जो है उस नशे से दूर करें, ठीक है। एम्फेटामीन ये भी हमारे साथ ड्रग है, ठीक है, सब्सटेंसेस है, एब्यूज़ ये भी हमारे साथ साइको एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है। एम्फेटामीन इनकी जो इंटॉक्सिकेशन है, इंटॉक्सिकेशन से मुराद ये है कि इसका हमारे बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट होते हैं, क्या असरात होते हैं, तो वो ये है कि यह हमारे पल्स और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देती है। इसके अलावा हमारा जो आई प्यूपिल है उसको डायलेट कर देती है। इसके साथ साथ पेशेंट में नाजिया और वॉमिटिंग को काज करती है। इसके अलावा पेशेंट जो है वो ट्विचिंग का शिकार हो जाता है, मतलब उनके जो मसल होते हैं वो इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, स्पाज़म का शिकार हो जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ असल्टेटिव से मुराद ये है कि वो बहुत ज़्यादा हाइपरटेंसिव हो जाते हैं, उनमें एग्रेशन जो है वो फिर हर टाइम जो है वो मौजूद होती है। ग्रेंडियोज एंड यूफोरिक से मुराद ये है कि जब वो इन चीज़ों को लेते हैं तो यूफोरिक से मुराद ये है कि उनकी जो मूड है वो नॉर्मल रहती है, ठीक है, या ग्रेंडियोज बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहते हैं। इसके साथ साथ साइकोसिस का शिकार हो जाते हैं, कन्वर्जन उनमें आती है, कोमा और बाज़ औक़ात उनकी डेथ भी हो जाती है ओवरडोज लेने की वजह से।
अब इसको हम किस तरह से पेशेंट को इस एम्फेटामिन के इस्तेमाल से हटाएंगे, तो जब भी हम उनको हटाएंगे तो उनमें जो है विड्रावल की वजह से डिप्रेशन उनमें पैदा होगा, ठीक है, एजिटेशन का शिकार होंगे वो, उनमें जो है इंसोमिया काज होगी, इंसोमिया से मुराद स्लीपनेस, वो जो है फिर अच्छे तरीके से स्लीप नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ डिसओरिएंटेशन, उनको फिर पता नहीं होगा कि मैं कहाँ पर मौजूद हूँ, ठीक है, ये बंदा मेरे सामने जो बैठा हुआ है ये कौन है और इस वक्त क्या टाइम है, उसे फिर उन्हें जो है फिर टाइम, पर्सन और प्लेस के बारे में कुछ इल्म नहीं होगा, ठीक है। अगर हम उन पेशेंट को एम्फेटामिन के यूज़ से हटाना चाहते हैं हो तो उसके नुकसान में ये सिम्पटम जो है पेशेंट में आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ एपैथी से मुराद ये है कि उनमें हमदर्दी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वो फिर किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी शख्स की वो परवाह नहीं करते, ठीक है। नर्सिंग केयर फॉर एम्फेटामिन ओवरडोज एंड विड्रावल, मतलब वो पेशेंट जो कि एम्फेटामिन को बहुत ज़्यादा मकदार में लेते हैं और वो पेशेंट जिनको हम एम्फेटामिन से हटाना चाहते हैं तो उनके लिए नर्स कैसे केयर करेंगे। तो ओवरडोज पेशेंट के लिए नर्स जो है जो मैनेजमेंट करेंगे वो क्या करेंगे, मैनेजमेंट फॉर इंक्रीज टेम्परेचर, क्योंकि उनमें ओवरडोज की वजह से उनकी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगी, तो इंक्रीज़ होने की वजह से फिर नर्स जो है उसके मुताबिक उनको ट्रीट करेंगे। इसके अलावा कन्वर्जन के लिए उनको केयर देंगे, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एबनॉर्मलिटी उनमें काज हुई होगी तो उसका इलाज जो है वो नर्स करेंगे। और इसके अलावा सीवी शॉक्स उनको सीवी शॉक्स होंगे, ठीक है, तो सीवी शॉक से उनको क्या करेंगे, उनको बचाने की कोशिश करेंगे। विड्रावल की वजह से जो है उनको एंटी डिप्रेसिव थेरेपी दी जाती है ताकि वो डिप्रेशन में ना जाए, ठीक है, और डिप्रेसिव ना हो, ठीक है। सीवी शॉक्स, ये इसको आप कार्डियोवैस्कुलर शॉक भी कह सकते हैं, जिसमें जो पेशेंट होता है उसको हार्ट अटैक हो जाता है, ठीक है, हार्ट अरेस्ट हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, सीवी शॉक कहते हैं। कोकेन क्रैक, अब वो पेशेंट जो कि कोकेन को यूज़ करते हैं तो कोकेन के इस्तेमाल की वजह से उनमें क्या क्या नुकसानात होते हैं, तो उस नुकसानात को हम इंटॉक्सिकेशन कहते हैं। तो इंटॉक्सिकेशन को अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात कोकेन की वजह से ये होती है कि कोकेन की वजह से उनकी जो पल्स रेट और ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। इसके साथ साथ उनकी जो प्यूपिल है वो डायलेट हो जाते हैं, इंसोमिया का शिकार हो जाते हैं और एनोरेक्सिया का शिकार हो जाते हैं। उनको फिर भूख नहीं लगती, वो फिर खाना नहीं खाते, ठीक है। इसके साथ साथ अगर ओवरडोज, बहुत ज़्यादा ओवरडोज कर लेते हैं कोकेन की तो इसकी वजह से उनको फिर फिट्स के दौरे पड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा उनको हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कन्वर्जन के चांसेस हो जाते हैं और आखिर में उनकी डेथ हो सकती है। अब जब हम कोकेन से किसी पेशेंट को हटाना चाहते हैं तो इसकी वजह से उसमें जो है फटीग के अलामात बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। हर वक्त जो है वो आपको कहेगा कि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ और अपने जो आमदे पैर है तो उनको दबाता रहता होगा, ठीक है, या होंगे, आपको दिखाई देंगे कि वो अपने हाथों पैरों को क्या कर रहे होंगे, दबा रहे होंगे। इस तरह से आपको दिखाई देंगे कि वो बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन उनमें जो है पैदा हो जाती है। एपैथी में उनमें पैदा हो जाती है कि वो फिर किसी पर जो है वो सरपा नहीं करते, किसी की परवाह नहीं करते और अगर जब गुस्से में आते हैं तो फिर ये नहीं देखते कि ये बच्चा है या बच्ची है या लड़का है या लड़की है या मर्द है या औरत है या बूढ़ा है या बूढ़े है, ठीक है, बस फिर अपना जो गुस्सा है वो उतारते हैं। इसके साथ साथ एंजाइटी उनमें पैदा हो जाती है, डेवलप्ड हो जाती है कोकेन से विड्रा करने की वजह से। नर्सिंग केयर फॉर कोकेन क्रैक्स ओवरडोज एंड विड्रावल के लिए सेम है एज फॉर एम्फेटामिन। एम्फेटामिन के लिए जिस तरह से केयर हम देते हैं उसी तरह से हम कोकेन के पेशेंट के लिए भी हम नर्सिंग केयर देते हैं।
ओपियोइड्स जिसको हम नरकोटिक्स कहते हैं, तो इसके जो नुकसानात होते हैं वो ये होते हैं कि इसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाती है। इससे पहले हमने जो पढ़ा थे जिसमें हमने कोकेन को पढ़ा था और इसके साथ साथ एम्फेटामीन, तो उसके इंटॉक्सिकेशन में हमने बात की थी कि उसकी वजह से ब्लड प्रेशर और पल्स रेट इंक्रीज़ होता है। लेकिन यहाँ पर ओपियोइड्स नरकोटिक की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है और रिस्पायरेशन जो है वो पल्स रेट भी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। रिस्पायरेशन ब्रीथिंग पैटर्न डिक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा कंस्ट्रिक्टेड प्यूपिल जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, ठीक है। ड्राउजीनेस जो है काज हो जाती है, उनकी स्पीच जो है वो स्पीच पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। साइकोमोटर रिटार्डेशन हो जाती है, साइकोमोटर एक्टिविटी जो है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। इसके साथ साथ यूफोरिया एंड डिस्फोरिया का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। यूफोरिया का मैंने आपको बताया कि ताकि सुर में रहता है, जबकि डिस्फोरिया में जो पेशेंट होता है उनका जो मूड होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिस्टर्ब होता है और बहुत ज़्यादा हाइपरटेंसिव मूड में होता है, ठीक है। मुसलसल जो है गुस्से में रहता है, तो इसको हम डिस्फोरिया कहते हैं। इसके साथ साथ उनकी जो मेमोरी और जजमेंट पैटर्न है उसमें बहुत ज़्यादा ख़राबी आ जाती है। ओवरडोज की वजह से उनकी जो प्यूपिल है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, लेकिन फिर भी वो डायलेट हो सकती है। रेस्पायरेटरी डिप्रेशन जो है वो काज हो जाती है और अरेस्ट हो जाता है, मतलब ब्रेडिपनिया जो है काज हो सकता है, जिसमें जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो डिक्रीज़ हो जाता है, बहुत कम ब्रीथिंग वो करता है। पेशेंट जो है वो कोमा में चला जाता है, शॉक्स में चला जाता है, कन्वर्जन और आखिर में उनकी डेथ हो जाती है। विड्रावल करने की वजह से वो फिर यानिंग करता है, ठीक है। यानिंग आप दोस्तों को पता है कि किसे कहते हैं। एनोरेक्सिया, फिर वो खाना नहीं खाता, इंसोमिया का शिकार हो जाता है। रनी नोज़ होती है, क्रैम्स, उनका जो जिस्म है वो दर्द करता रहता है, पूरे जिस्म में उनको दर्द होता है। इसके साथ साथ चिल का शिकार हो जाता है, ठीक है। नोज़िया जो है उनमें पैदा हो जाती हैं। एंड पाइलोरेक्शन ऑफ स्किन से मुराद ये है कि आपने अक्सर औकात ये फ़ील किया होगा, अक्सर ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा होता है कि जब बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी लग जाती है तो शदीद सर्दी की वजह से जो हमारे जिस्म के ऊपर जो बाल होते हैं ये बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं और हमें एज अ पिंचेस महसूस होते हैं, जैसे कोई चीज़ हमें पिंच कर रही हो, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, पाइलोरेक्शन ऑफ स्किन के ऊपर जो बाल होते हैं वो बिल्कुल गूज बम्प, जिसे हम कहते हैं गूज बम्प हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको पाइलोरेक्शन ऑफ स्किन कहते हैं। नर्सिंग केयर फॉर ओवरडोज एंड विड्रावल नरकोटिक्स, ठीक है। तो ओवरडोज के लिए हम क्या करते हैं, नरकेन देते हैं, ठीक है, और विड्रावल के लिए हम उनको सपोर्टिव मेजर देते हैं इफ़ नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है। मेथाडोन में बी यूज़ इन सेवरल सिचुएशन। बाद औक़ात हम मेथाडोन जो है पेशेंट को देते हैं, ठीक है, विड्रावल के लिए, मतलब उस नशे से छुड़ाने के लिए। हेलोसिनोजिन्स में हमारे साथ हेलोसिनोजिन्स के हमारे साथ ओवरडोज की वजह से जो इंटॉक्सिकेशन है उसमें इंटेंसिफाइड परसेप्शन, उनकी जो परसेप्शन है उसमें बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी जो है वो आ जाती है, ठीक है। PCP-LCD डायलेटेड प्यूपिल एंड टेकीकार्डिया, ठीक है, TPR एंड BP ब्लड प्रेशर उनकी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंजाइटी एंड डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन का शिकार हो जाता है, डीपर्सनलाइजेशन का शिकार हो जाता है, पैनिक रिएक्शन, ग्रैंडियोसिटी, पैरानोया, ठीक है। इसके साथ साथ PCP में उसको असर्टिवनेस, जर्की एंड सीजर मूवमेंट जो है वो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं उसमें, जबकि LCD में उनको ट्रिप्स एंड फ्लैशबैक्स में जो है अक्सर जाना पड़ता है, उनको पुराने वाक़यात जो है याद आते रहते हैं। हेलोसिनोजिन LCD PCP नर्सिंग की इसमें हम क्या करते हैं, बेंजोडाइज़ेपिन देते हैं, जिसमें हम डायज़ेपम एंड लोराज़ेपम देते हैं। एंटीसाइकोटिक्स में हम उन्हें हेलोपेरिडाल देते हैं। रूम्स विद लो स्टिमुलेशन
हम उनको देते हैं, ठीक है। इसके साथ LSD में हम स्टे विद द पेशेंट के साथ खड़े रहते हैं, उनके साथ आहिस्ता आवाज़ में बातचीत करते रहते हैं, जबकि PCP में हम स्लोली बोलते हैं लेकिन साफ अल्फाज में उनके साथ बोलते हैं, ठीक है। मेडिकल इंटरवेंशन फॉर हाइपरटेंशन, हाइपरथर्मिया एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के लिए हम उनको मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं। कैनाबिस के लिए जो है, कैनाबिस ये क्या करता है, ये मेजरली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है और हेलुसिनोजेंस काज करता है, ठीक है। अल्टर्ड सेंसरी, हमारी जो सेंसरी परसेप्शन है उसको क्या कर देती है, एबनॉर्मल कर देती है कैनाबिस के इस्तेमाल की वजह से, जिसकी वजह से पेशेंट या तो यूफोरिया का शिकार हो जाता है या उनकी जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। सोशल विड्रावल, लोगों के साथ उनका जो इंटरेक्शन है, मिलना बिलना, उठना बैठना जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। उनकी जो आइज़ है आपको अक्सर औकात सुर्ख दिखाई देते होंगे, आई इरिटेशन उनको होगी और इसके साथ साथ उनको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, ठीक है। इनहेलेंट में हमारे साथ पेन, ग्लू, सिगरेट, लाइटर फ्लूइड एंड प्रोपेलेंट गैसेस यूज़ इन एरोसल, ठीक है। अक्सर औकात आप लोगों ने ये महसूस किया होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जो मिट्टी का जो तेल होता है उनकी जो स्मेल होती है वो बहुत ज़्यादा पसंद होती है। कुछ लोगों को पेट्रोल का स्मेल बहुत ज़्यादा पसंद होता है, कुछ लोगों को मिट्टी का जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है। तो इनहेलेंट्स में हमारे साथ जो नशावर चीज़ें होती हैं तो उसको हम इनहेल करते हैं, ठीक है। जिसमें हमारे साथ नाइट्रेट, एनेस्थेटिक, नाइट्रस ऑक्साइड आ गए। स्निफ रिजल्ट इन इंटॉक्सिकेशन, जिसकी वजह से डिसइनहिबिशन, स्टेगरिंग आ जाती है, लाइट हेडेडनेस, एजिटेशन, यूफोरिया, डैमेज टू नर्वस सिस्टम जो है उसमें डैमेज होता है, एंड पोलीनेफ्रोपैथी एंड इसके अलावा माइलोपैथी इन क्रॉनिक यूजेस। ट्रीटमेंट इसका ये है कि सपोर्ट इफेक्टिव सिस्टम, B12 एंड फोलेट्स हम उनको देते हैं, ठीक है। रॉ एंड टेक्नो ड्रग्स, क्लब ड्रग्स, डेट रेप ड्रग्स। रॉ जो है आपको डांस पार्टीज़ में जो है अक्सर मिलेगी। यूजिंग ड्रग्स है सच एज एक्सटेसी, मेथ एम्फिटामिन, MDMA, एडम, याबा, XTC and other amphetamines like recreational drugs producing effect resembling stimulants and hallucinogens, ठीक है। Effects include increased energy, euphoria, self-confidence, feeling of closeness to people, use result in depression, anxiety and sleep disorder, ठीक है। इसके अलावा रोहिपनॉल, रोफीज यूज फॉर सेक्सुअल असॉल्ट फास्ट, ठीक है। साइकोफार्माकोलॉजी एडिक्शन, ठीक है। एडिशनल मेडिकेशन यूज़, इसके लिए जो इजाफी मेडिकेशन यूज़ होती है इसमें हमारे साथ ट्रिजान, रिविया आती है, इसके अलावा एंटाब्यूज़ आते हैं, जेबान आते हैं, मेटाडोन आते हैं, केटेप्रेस आते हैं, सुबुटिक्स आते हैं, निकोटीन पेज आते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ BSN 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग के यूनिट नंबर 7 के पार्ट 4 जो कि हमारे साथ सब्सटेंस एब्यूज़ था उसको हमने यहाँ पर आज शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। इसके अलावा तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।